I'm Nipali Singla, ABS Engineering College, Ghaziabad. In this lecture series, today I'm going to cover some classifications of operating system. In the previous lecture, we have covered batch operating system. Now, in this lecture, I'm going to cover multi-programming operating system, multitasking, or we can say the time-sharing operating system, and multi-user operating system. So let's start with it. Okay, first of all, multi-programming operating system. So, what you can say about this multi-programming operating system? Basically, we can say that it is a variation of a batch operating system. It is some kind of a variation in a batch operating system. So, let's see what kind of a variation is there. In this, the operating system can run multiple processes on a single processor. In this type of operating system, जो आपका CPU होता है वो एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस को हैंडल आउट कर सकता है और यू कैन से दैट कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां पर हमारा CPU आइडल बैठ जाता था जब किसी पर्टिकुलर जॉब को इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना होता था तो उस टाइम पे हमारा CPU आइडल स्टेट में चला जाता था. बट इन दिस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई पर्टिकुलर जॉब आपकी रन हो रही है तो अगर उस पर्टिकुलर जॉब या प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है देन एट दैट टाइम सीपीयू जो है आपका वो आइडल नहीं बैठेगा. इट कैन होल्ड अप अ नेक्स्ट प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन. So that is a variation of a batch operating system as in a multi-programming operating system. So this is the major difference between the batch and multi-programming. In a multi-programming operating system, if one program waits for an input-output transfer, the other program can ready to use the CPU. As I already told you, as a result, different jobs may have to split CPU time. It means कि एक टाइम पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ड्यूरेशन पर हमारी डिफरेंट जॉब्स जो है वो CPU टाइम को ऑक्यूपाई कर सकती हैं, CPU टाइम को स्प्लिट कर सकती हैं. Basically it is also a non-primitive operating system. ये भी आपका non-primitive operating system है. As the CPU will complete the execution of a one process and then move to the another one. जब तक आपकी किसी एक प्रोसेस की execution full fledged complete नहीं हो जाती है, operating system जो है वो दूसरी प्रोसेस पर आपका jump यहाँ पर नहीं कर सकता है. It can hold up the second process को सेकेंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जब तक वो पर्टिकुलर प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट नहीं हो जाती है, फुल फ्लैश टर्मिनेट नहीं हो जाती है, तब तक वो दूसरी प्रोसेस को जो है आपका टर्मिनेट नहीं कर सकता है. यू कैन से दैट थिंग. इट मैक्सिमाइज द प्रोसेसर यूज. ये कैसे मैक्सिमाइज कर रहा है प्रोसेसर और वी कैन से दैट सीपीयू के यूज को. ये भी हमने देखा कि जिस टाइम पे सीपीयू आइडल बैठता था बैच में उसी टाइम पीरियड पर अब वो आइडल नहीं बैठ रहा है. इट कैन होल्ड अप अ नेक्स्ट प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन. सो इट इंक्रीजेस द प्रोसेसर यूज. यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर की यूजेबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है. So let's discuss about this multi-programming operating system by a diagram. So we can say that here we are having a हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक रेडी क्यू है. रेडी क्यू है यहाँ पर. इट मींस रेडी क्यू के अंदर वेरियस प्रोसेसेस ऑलरेडी बफर में ऑलरेडी जो है आपकी बैठी हुई हैं रेडी क्यू के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए. सो लेट्स सपोज दिस इज अ प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3 एंड प्रोसेस नंबर 4. सो एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ पे क्या है, सीपीयू है जो एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसेस को. लेट्स सपोज अभी हमारे पास प्रोसेस P1 आई है सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए और ये एग्जीक्यूट हो रही है. तो इस टाइम पीरियड पर अगर हम यहाँ पे इसका एक चार्ट भी बनाएं तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमारे पास P1 प्रोसेस आई. अब P1 जो है लेट्स सपोज 0 से 2 तक यहाँ पे हमारे पास वो एग्जीक्यूट हुई. बट जब वो 2 इंटरवल टाइम पर आई तो P1 ने क्या डिमांड कर दिया, हमारे पास यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस का डिमांड कर दिया. तो यहाँ पर लेट्स सपोज वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो यूज कर रहा है वो 2 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहा है. तो क्या यहाँ पर 2 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए सीपीयू आइडल बैठेगा? नो. मल्टी प्रोग्रामिंग में यहाँ पर सीपीयू 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए जो है वो आइडल नहीं बैठेगा. इट विल होल्ड अप अ नेक्स्ट प्रोसेस P2. वो P2 को यहाँ पे होल्ड अप कर लेगा और इस टाइम ड्यूरेशन पर यहाँ पर वो P2 को एग्जीक्यूट करना आपका स्टार्ट कर देगा. जैसे ही 2 यूनिट्स
के बाद इनपुट आउटपुट जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है वो वापस आता है, तो सीपीयू क्या करेगा, जो आपकी P2 प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट कर रहा था उसको भी वहीं बीच में ही वो रोक देगा और P1 को दोबारा वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी P1 को तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाती है। द ओनली थिंग इज दैट कि जो P1 है वो दोबारा से इनपुट आउटपुट डिवाइस की डिमांड ना करे। इट मींस सीपीयू तब तक अपनी पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है वो खुद से अपनी मर्जी से टर्मिनेट नहीं कर सकता है। सिर्फ एक ही टाइम पे वो उसको टर्मिनेट कर सकता है जब उसकी एग्जीक्यूशन फुल फ्लैश कंप्लीट हो जाए, और सीपीयू अपने आप से किसी दूसरी प्रोसेस को भी होल्ड अप नहीं कर सकता है तब तक जब तक कि आपकी पहली वाली प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट या किसी फाइल को एक्सेस करने की डिमांड नहीं करती है। सो दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. Furthermore, we can categorize this multi-programming operating system into two types. The first one is multitasking, or we can say that time-sharing operating system, and second one is multi-user operating system. So let's discuss both of them. Basically, first of all, take an example of multi-programming operating system. जो आपका multi-programming operating system है, ये हमारा जनरली बहुत जगह पे यूज होता है. We can say that कि रिसेंटली हम लोग जो विंडोज यूज करते हैं वहां पर विंडोज वी कैन से दैट इट इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग, इट इज आल्सो अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और वी कैन से दैट इट वी कैन मेक इट एज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल. सो विंडोज इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. और if we can take an example कि let's suppose हम मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारी प्रोसेस P1 है वो हमारी क्या है 5 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट हो रही है. ठीक है, उसके बाद जो है हमारी सारी प्रोसेसेस को जो है हमने लेट्स सपोज 5 मिनट्स का जो है टाइम दिया है एग्जीक्यूशन के लिए. P1 5 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ, बट उसके बाद क्या किया, इनपुट आउटपुट का डिमांड कर दिया, और उसके बाद जब वो इनपुट आउटपुट की डिमांड हो रही है उस टाइम पर P2 जो है वो सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है. लेट्स सपोज वो 2 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पर इनपुट आउटपुट का जो काम है वो खत्म हो गया, तो दोबारा से जो है वो P1 प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलरली वी कैन से दैट कुछ टाइम शेयरिंग नहीं है अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें. बट अगर हमें सभी प्रोसेसेस को इक्वल टाइम ड्यूरेशन देना है एग्जीक्यूट होने के लिए, देन वी आर हैविंग दिस मल्टीटास्किंग, और वी कैन से दैट मल्टी शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो लेट्स डिस्कस इट. Okay, now we are having a multitasking, or we can say that time sharing operating system. So let's discuss this operating system by a diagrammatically view. So देखिए ये कैसे आपका वर्क करेगा. Let's suppose we are having the different users. ये हमारे पास क्या है, एक CPU है. ठीक है, now we are having a user 1, we are having a user 2, we are having a user 3, user 4, user 5, और we can say that process 1 है, process P2 है, process P3 है, process P4 है, and process P5 है. तो एट अ पर्टिकुलरली टाइम पीरियड पर जो सीपीयू है वो प्रोसेस P1 को है अभी एग्जीक्यूट कर रहा है. अगर वो P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वी कैन से दैट वी आर हैविंग अ 3 टाइप ऑफ स्टेट्स इन दिस. एक स्टेट होगी आपकी यहाँ पर एक्टिव स्टेट, एक होगी आपकी रेडी स्टेट. ठीक है, वी कैन सी इन दिस स्लाइड दैट इज अ एक्टिव स्टेट होगा, रेडी स्टेट होगा आपका, और यू कैन से दैट रनिंग स्टेट. सो हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं इसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं. रेडी स्टेट मींस वो सारी प्रोसेसेस जो ऑलरेडी रेडी स्टेट में बैठी हुई हैं एग्जीक्यूशन होने के लिए, जो कि वेट कर रही हैं आपका कि कब हमें सीपीयू मिले और कब हम एग्जीक्यूट हो जाए. ठीक है, इट इज इन अ बफर. और एक्टिव स्टेट मींस कि अभी जो हमारे पास लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग स्टेट. यहाँ पर हमने P1 प्रोसेस को लिया, तो ये जो P1 प्रोसेस है इट इज इन अ रनिंग स्टेट. ये हमारे पास किसमें है, अभी रनिंग स्टेट में है. और लेट्स सपोज जो P2 है जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये आपका किसमें आ जाएगा, एक्टिव स्टेट में. ये आपका एक्टिव स्टेट में बैठा है, यानी कि फुल फ्लैश्ड ये बिल्कुल इसको पता है कि इसके बाद जो है मेरी ही टर्न आएगी. तो ये एक्टिव स्टेट में बैठा हुआ है, एंड दीज 3 प्रोसेसेस जो है ये इसको हम कहेंगे आपका रेडी स्टेट. ये किसमें है, आपकी
रेडी स्टेट में बैठी हुई है। तो लेट्स सपोज हमने प्रोसेस 1 को 2 मिनट्स का 2 यूनिट ऑफ टाइम ड्यूरेशन दिया, हमने टाइम शेयरिंग कर दिया, 2 मिनट्स हमने सभी प्रोसेसेस को दे दिया। तो 2 मिनट्स के लिए प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट जो एक्टिव स्टेट में बैठा हुआ है वो सीपीयू के पास आएगा, 2 मिनट्स के लिए ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो हमारी वेरियस प्रोसेसेस जो हमारी रेडी स्टेट में बैठी हुई हैं वो टर्न बाय टर्न आएंगी, प्रोसेस P3, P4, P5 और सब 2 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट होंगी। आफ्टर दैट जब हमारी रेडी क्यू बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, जितनी भी प्रोसेसेस रेडी क्यू में थी, जब वो सारी फिनिश हो जाएंगी 2 मिनट्स के लिए, जब वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तब दोबारा से सीपीयू किसके पास आ जाएगा, P1 के पास आएगा और चेक करेगा क्या P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कुछ लेफ्ट ओवर है। इफ यस, तो वो P1 को अगेन दोबारा से 2 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर हम टाइम शेयर कर रहे हैं, सीपीयू का जो टाइम है वो शेयर कर रहे हैं सभी प्रोसेसेस के साथ में। तो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा कि जो आपका रिस्पॉन्सिवनेस है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है यानी कि रिस्पॉन्स मिलने का जो ड्यूरेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वी कैन से दैट डिक्रीज इन द सेंस कि वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है रिस्पॉन्स मिल पाएगा। सीपीयू की जो आइडलनेस है वो खत्म हो जाएगी, सीपीयू जो है यहाँ पे आइडल नहीं बैठेगा क्योंकि वो टर्न बाय टर्न सभी प्रोसेसेस को फुल फ्लैश सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, सो 2 मिनट का टाइम हमने सबको दिया एग्जीक्यूट होने के लिए। यहाँ पे दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट एज अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली में जो ये 2 यूनिट्स ऑफ टाइम होता है ये इतना छोटा होता है कि किसी प्रोसेस को पता ही नहीं चल पाता है कि कब वो एग्जीक्यूशन स्टेट से बाहर आ गई है या कब वो एग्जीक्यूशन स्टेट के अंदर गई। उसे लगता है कि वो पर्टिकुलरली कॉन्स्टेंटली जो है वो रन ही हो रही है, कॉन्स्टेंटली वो रन ही हो रही है। तो दैट इज अ वी कैन से दैट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ, अगर हम ब्राउजर का एग्जांपल ले या वी कैन से दैट सर्फिंग का एग्जांपल ले। अगर हम गूगल पे कुछ सर्फ कर रहे हैं तो वी आर हैविंग अ मिलियंस ऑफ यूजर्स जो एक ही टाइम पे सर्फिंग कर रहे हैं। बट हर यूजर को ये लगता है कि जब मैं सर्फिंग कर रहा हूँ तो मैं फुल फ्लैश सर्फिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे कहीं पर भी कोई भी टर्मिनेशन नहीं हुआ है, कोई भी गैप नहीं आया है। जबकि वहाँ पे हर यूजर एक यूजर से दूसरे यूजर पे जंप करने के लिए प्रोसेसर जो है टाइम लेता है, बट वो टाइम इतना निग्लिजिबल होता है कि किसी यूजर को पता ही नहीं चल पाता है कि उसकी प्रोसेस कब बीच में स्टॉप हुई और कब दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो दैट इज अबाउट अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और वी कैन से दैट दिस इज अ मल्टीटास्किंग or we consider time sharing operating system allows multiple users to interact with a single computer system at the same time। multiple users को जो है ये allow करता है एक ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो है अट्रैक्ट होने के लिए। वी आर हैविंग अ फिक्स टाइम स्लॉट और वी कैन से दैट टाइम क्वांटम हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने इस एग्जांपल के अंदर 2 यूनिट्स ऑफ टाइम लिया था, which is to be provided to various processes, जो सभी प्रोसेसेस को प्रोवाइड कर दिया जाता है जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हर प्रोसेस जो है आपकी एग्जीक्यूट होती है। Now the next point is the CPU executes multiple jobs by context switching। जो CPU है जो multiple jobs को वो परफॉर्म कर रहा है, ये multiple job परफॉर्म होती है आपकी context switching के थ्रू। लेट्स सपोज 2 यूनिट्स के लिए एक जॉब को परफॉर्म किया गया, उसके बाद context switch हुआ, then again वो next user पे गया, then again context switch हुआ, then next user पे गया। I will show this context switching by a diagram। Now so we can say that the response time में वो decrease हो रहा है। As I already told you, every process get a quick response, बहुत ही जल्दी किसी भी process को response यहाँ पे मिल रहा है। It reduces the CPU idleness, idle time जो है CPU का बहुत reduce हो रहा है because CPU full time किसी न किसी process को execute कर रहा है। ठीक है, नाउ अभी जो 3 स्टेट्स की हमने बात की थी, इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं इसकी, एक्टिव स्टेट, रेडी स्टेट एंड वेटिंग स्टेट। इन तीनों स्टेट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोसेस अभी आपकी जो है बेसिकली यू कैन से दैट अभी एट प्रेजेंट जो रन हो रही है आपकी प्रोसेस, वो आपकी प्रोसेस क्या है, आपकी एक्टिव स्टेट है। वो क्या है, आपकी एक्टिव स्टेट है। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोसेस आपकी अभी रेडी क्यू में जो इंस्टेंटली बैठी हुई है रन होने के लिए, ठीक है, दैट इज नोन एज अ रेडी स्टेट। और वो प्रोसेसेस जो आफ्टर रेडी स्टेट के बाद जो प्रोसेसेस आपकी आती हैं दैट इज नोन एज अ वेटिंग स्टेट। उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं वेटिंग स्टेट। ये आपकी कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जो कि वेटिंग स्टेट में आपकी बैठी हुई हैं। सो वी कैन से दैट कि सबसे पहले अगर हम कोई क्यू बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, वो प्रोसेसेस आएंगी जो ऑलरेडी एक्टिव स्टेट में बैठी हुई है। देन वो प्रोसेसेस आएंगी जो रेडी स्टेट के अंदर है, उनको पता है कि एक्टिव स्टेट के बाद दे विल गेट द सीपीयू। उसके बाद जो वेरियस प्रोसेसेस हमारे पास आएंगी वी कैन से दैट दीज आर द एक्टिव स्टेट।
these are the waiting state. So these waiting state जो processes हैं, they have to wait some little more time as compared to the ready state processes. But overall जो CPU का idleness होगा वो यहाँ पे हमारा एक तरीके से खत्म हो जाता है। हम एक कंटेक्स्ट स्विचिंग की बात कर रहे थे, तो देखिए जरा कंटेक्स्ट स्विच कैसे होता है। अभी जो हमारी प्रोसेस एक्टिव स्टेट में है, जो हमारी प्रोसेस जो है एक्टिव स्टेट में है, सबसे पहले वो हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी। लेट्स सपोज P1। अब P1 ने 2 यूनिट्स टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा कंटेक्स्ट स्विच होगा, यानी कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर जो है वो CPU जंप करेगा। लेट्स सपोज उसने P2 प्रोसेस को लिया, जो कि कहाँ पे अवेलेबल था, हमारे पास रेडी स्टेट में अवेलेबल था। तो जब वो 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा P2 को, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विच होगा, और कंटेक्स्ट स्विच के बाद जो CPU है वो होल्ड कर लेगा प्रोसेस P3 को, देन अगेन कंटेक्स्ट स्विच होल्ड करेगा प्रोसेस P4 को, एंड सो ऑन। तो अगर क्वेश्चन, इफ अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विल अराइज हाउ मेनी कंटेक्स्ट स्विचेस will occur in a particular execution of a process, या particularly execution of a CPU, then we can check it out। ये हम Gantt chart बनाकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना हमारे पास यहाँ पे context switches हुए हैं। So that's all about multitasking, or we can say that time sharing operating system. And next type of operating system is multi-user operating system. In multi-user operating system, basically it is a type of operating system that allows multiple users to use or access the same system running to a single operating system. इसमें क्या होता है कि एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक हमारे पास सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वी आर हैविंग अ सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे यूजर्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक सिंगल लोकेशन पर हो, इट कैन बी पॉसिबल कि वो वेरियस लोकेशंस पर बैठे हो, बट दे कैन एक्सेस दैट अ सिंगल सिस्टम, वो सिंगल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। So the access is provided using a network that consists of a various personal computers attached to mainframe computer system. जो ये access होता है उस कंप्यूटर के साथ, जो कि mainframe computer system है, ये access provide करता है आपका network। तो network के साथ attach होने के बाद we can access all the services given by the mainframe computer system. Either it is in a manner of a software, or either it is in a manner of a hardware. So let's discuss it by a diagram. So let's consider ये हमारे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि किसी भी लोकेशन पर है। Now we are having a different users हैं जो different locations पर हमारे पास बैठे हुए हैं। Let's suppose user 1 है, user 2 है, user 3 है, user 4 है। तो ये क्या करेंगे, नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू ये लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, और मेन फ्रेम कंप्यूटर की जितनी भी सर्विसेज हैं, आइदर वो सर्विसेज आपकी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है या आपकी हार्डवेयर के रिगार्डिंग है, दे कैन यूज इट। इन सर्विसेज को यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पर्टिकुलरली लेट्स सपोज कॉलेज की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, देन वी आर हैविंग वन प्रिंटर, एक ही सिंगल प्रिंटर हमारे पास होता है, दैट इज अ मेन प्रिंटर। तो इस मेन प्रिंटर को एनी फैकल्टी कैन एक्सेस, वो अपने सिस्टम से different faculties, let's suppose faculty 1, faculty 2, faculty 3, faculty 4, different locations से different faculties एक single printer को access कर सकते हैं। So here at this time this printer, ये जो printer है ये जिस भी आपके सिस्टम के साथ में attached है, ये प्रिंटर आपका जिस भी सिस्टम के साथ में अटैच्ड है, बेसिकली जिस भी मेन सिस्टम से अटैच्ड है, दैट सिस्टम इज नोन एज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम। और बाकी जो है आपकी वेरियस सिस्टम्स हैं जो कि नेटवर्क के साथ अटैच्ड है एक सिंगल प्रिंटर के साथ। सो दैट इज अबाउट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। So benefits of multi-user operating system includes resource sharing। resource sharing हमारे पास हो रही है, it means various users जो हैं single kind of resources को share कर सकते हैं। They don't have to buy, or they don't have to register for any other particular resources। वो एक ही single resources को use कर सकते हैं। So यहाँ पे cost cutting बहुत आपकी जो है ज़्यादा कॉस्ट कटिंग जो कर देते हैं, यानी कि कॉस्ट यू कंसिडर प्राइस की अगर हम बात करें तो वो बहुत आपकी डिक्लाइन रिड्यूस हो जाती है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट कैन बी पॉसिबल कि अगर एक सिंगल रिसोर्स को सिंगल यूजर यूज कर रहा है तो वो एक सिंगल यूजर कितने टाइम के लिए यूज करेगा, है ना। तो उस टाइम पर एक कुछ टाइम के लिए उसने यूज किया, प्रिंटर को यूज किया, 5 मिनट 10 मिनट के लिए यूज किया, आफ्टर दैट
प्रिंटर क्या है, आइडल आइडल बैठा हुआ है, देयर इज नो एनी यूज ऑफ इट. बट इफ वी आर हैविंग अ मल्टीपल यूजर्स तो उसका एक एफिशिएंट यूज हमारे पास हो सकता है. सो कॉस्ट इफेक्टिव है जो अभी मैंने डिस्कस किया. बट इफ देयर आर सम एडवांटेजेस देन डेफिनेटली देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू. सो इसकी ड्रॉबैक्स है परफॉर्मेंस इशू लाइक कि अगर बहुत सारे मल्टी यूजर्स किसी पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें परफॉर्मेंस इशू आ सकता है, बहुत ही जल्दी वो डिग्रेड हो सकता है. कैन अगर अ एरर बिकॉज मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं एक के बाद एक, सबकी सपोज एक साथ सभी की जो है रिक्वेस्ट आ गई है प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए, तो यूजर वहाँ पे यूजर एरर कैन जनरेट हो सकता है वहाँ पर. सो दैट्स वाई कॉम्प्लेक्सिटी भी वहाँ पे इंक्रीज होगी. जो सिस्टम है आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा अगर एक ही पर्टिकुलर डिवाइस को लेट्स सपोज लैक ऑफ यूजर्स या थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, तो वो जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी वो बहुत क्या हो जाएगी, आपकी कॉम्प्लेक्स इन नेचर हो जाएगी. So that is about a multi-user operating system. So these are the references which I considered for this lecture. Thank you.